नमस्कार। शिक्षा श्री के डेली स्टैटिक जीके क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लास में हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है। हु इज़ द फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शंस थे अरुंधति भट्टाचार्य, केजे उदिसी, शिखा शर्मा या फिर चंदा कोचर। सही उत्तर होगा अरुंधति भट्टाचार्य। वह भारतीय स्टेट बैंक की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला हैं और वह भारतीय बैंकर और भारतीय स्टेट बैंक की पूर्व अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने 2016 में फोर्ब्स द्वारा जो दुनिया की 25वीं सबसे शक्तिशाली महिला के रूप में सूचीबद्ध निकालता है उसमें उनकी जगह था और उसी वर्ष यानी कि 2016 में ही उन्हें विदेश नीति पत्रिका द्वारा एमफी टॉप 100 ग्लोबल थिंकर्स में स्थान दिया गया था। ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इसलिए बता रहे हैं। और फॉर्च्यून जो पत्रिका है उसके द्वारा उन्हें एशिया प्रशांत में 4 सबसे शक्तिशाली महिलाओं में नाम दिया गया है और वो भारतीय स्थित फॉर्च्यून 500 जो कंपनियां हैं, फॉर्च्यून 500 कंपनीज, उसका नेतृत्व करने वाली पहली महिला थी। अब थोड़ा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में जान लेते हैं। ये जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है इसको पहले बैंक ऑफ कलकत्ता के नाम से जानते थे, जिसकी 2 जून 1806 को फाउंड किया गया था, स्थापना की गई थी। उसके बाद ये बैंक ऑफ कलकत्ता से बैंक ऑफ बॉम्बे बना 15 अप्रैल 1840 को, फिर बैंक ऑफ मद्रास और 27 जनवरी 1921 को ये इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना। और उसके बाद जब देश आज़ाद हो गया तो 1 जुलाई 1955 को ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इसका नाम बदल दिया गया। हेडक्वार्टर कहाँ पर है तो मुंबई में है। इसको पहले इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते थे। और अभी प्रेजेंट में कौन चेयरमैन है एसबीआई के तो दिनेश कुमार खारा। याद रखिएगा दिनेश कुमार खारा ये चेयरमैन है एसबीआई के अभी करेंटली। और ये भारत का सबसे बड़ा बैंक है। इसका मार्केट शेयर 23% के करीब है और ये दुनिया का 43वां सबसे बड़ा बैंक है, 43rd। अब चलते हैं आज के प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न है आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। द सिटी ऑफ आगरा वाज फाउंडेड बाय। ऑप्शंस हैं फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या फिर सिकंदर लोदी। सही उत्तर होगा सिकंदर लोदी। इसके द्वारा आगरा शहर की स्थापना की गई थी। और कब की गई थी तो 16वीं शताब्दी में सिकंदर लोदी के द्वारा, जो कि लोदी वंश दिल्ली सल्तनत का था। याद रखिएगा लोदी वंश दिल्ली सल्तनत का। और इसने 1506 में 1506 में जो राजधानी दिल्ली में था वहाँ से आगरा शिफ्ट कर दिया, आगरा में स्थानांतरित कर दिया था। उसी तरीके से लोदी वंश के बाद मुग़ल वंश जब आया तो मुग़ल वंश का जो संस्थापक बाबर था वो भी आगरा में कुछ समय के लिए रहा था और उसने जो फारसी थी उसकी अवधारणा पेश की थी। और मुग़ल साम्राज्य के ही जो अकबर हुए थे उन्होंने फतेहपुर सीकरी और आगरा किला, आगरा फोर्ट का निर्माण करवाया था आगरा में। आगरा अभी उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है तो योगी आदित्यनाथ जी हैं और गवर्नर आनंदीबेन पटेल जी हैं। राजधानी लखनऊ है। ये सारे कुछ पॉइंट्स याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है किस मुस्लिम शासक ने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनाई थी। विच मुस्लिम रूलर मेड गॉडेस लक्ष्मी फिगर ऑन क्वाइंस। ऑप्शंस है
मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर या फिर इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा मोहम्मद गौरी। इसने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनवाई थी। और कौन था ये मोहम्मद गौरी? तो ये 12वीं शताब्दी का अफ़गान का सेनापति था, जो कि 1202 ईस्वी में गौरी साम्राज्य का शासक बना। और सेनापति की क्षमता में उसने क्या किया था कि अपने भाई जो कि गियासुद्दीन गौरी था, उसके लिए भारतीय उपमहाद्वीप पर गौरी साम्राज्य का बहुत ज़्यादा विस्तार कराया था। और उसका पहला आक्रमण क्या था? मुल्तान, वहाँ पर आक्रमण किया था 1175 ईस्वी में। उसके बाद उसने पाटन जो कि गुजरात में है, वहाँ के शासक भीम द्वितीय पर आक्रमण किया था 1178 में। लेकिन इस बार वो बुरी तरह से पराजित हो गया। इसी तरीके से मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान के साथ भी 2 बार युद्ध किया था तराइन के मैदान में। पहला 1191 में 1191 ईस्वी में उसने तराई का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान के साथ किया था, लेकिन उसमें पृथ्वीराज चौहान का विजय हुआ था। लेकिन अगले ही वर्ष यानी कि 1192 में पृथ्वीराज चौहान को तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था, उसमें मोहम्मद गौरी ने बुरी तरीके से पराजित किया था। फिर क्या हुआ कि मोहम्मद गौरी ने चंदावर के युद्ध, जो कि दिल्ली के गढ़वाल वंश के शासक जयचंद थे, उसको भी पराजित किया। और क्या किया उसने? इतने सारे लड़ाई युद्ध लड़ा और फिर अपनी सारी साम्राज्य को अपने सेनापतियों को सौंप दिया और गजनी चला गया, जहाँ से वो आया था। बाद में क्या हुआ कि गौरी का जो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसी ने गुलाम राजवंश की नींव रखी थी। गुलाम डायनेस्टी का, स्लेव डायनेस्टी का कुतुबुद्दीन ऐबक ने नींव रखी थी। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड एट द टाइम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट? ऑप्शंस है चैम्बरलेन, चर्चिल, क्लीमेंट एटली या फिर मैकडोनाल्ड। सही उत्तर होगा चर्चिल। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री चर्चिल था। और भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इस आंदोलन का लक्ष्य क्या था? तो लक्ष्य ये था कि भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना है। ये आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो काकोरी कांड हुआ था, उसके ठीक 17 साल बाद यानी कि 9 अगस्त को 1942 को गांधी जी के आह्वान पर पूरे देश में एक साथ आरंभ हुआ था। याद रखिएगा, काकोरी कांड के ठीक 17 साल बाद 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्कसेज फंडामेंटल ड्यूटीज? ऑप्शंस है अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 50A, अनुच्छेद 49A या फिर अनुच्छेद 52A। सही उत्तर होगा अनुच्छेद 51A। इसी में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। मौलिक कर्तव्य क्या है? तो कुछ बता रहे हैं आपको, लंबा चौड़ा जाएगा, इसलिए कुछ मौलिक कर्तव्य आपको बता रहे हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो कि हमारे संविधान में लिखा हुआ है। पहला ये है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। उसी तरीके से दूसरा ये है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। और क्या है कि भारत की प्रभुता,
एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे, देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। इस तरीके से कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ है जो कि हमारे भारत के संविधान में लिखित है, जो कि हम सभी को अपने देश के लिए, अपने संविधान के लिए अवश्य करना चाहिए। इसको हम अलग से पॉलिटी के क्लास में कवर कर लेंगे, वहाँ पर डिटेल में इसके बारे में चर्चा होगा, तो आप लोग बस बने रहें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होती है? व्हाट इज द मैक्सिमम एज फॉर ए प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट? ऑप्शंस है 65 वर्ष, 70 वर्ष, 75 वर्ष या फिर कोई आयु सीमा नहीं। सही उत्तर होगा कोई आयु सीमा नहीं, नो एज लिमिट। जो संविधान का अनुच्छेद है 58 उसके अनुसार ये है कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में तब तक निर्वाचन के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि वह भारत का नागरिक नहीं हो, 35 वर्ष की आयु पूरी नहीं कर चुका हो और वह लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य है। ये सारे कुछ हमारे संविधान के 58 अनुच्छेद में लिखा है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? विच इज़ द लार्जेस्ट पीनट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया? ऑप्शंस है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात या फिर महाराष्ट्र। सही उत्तर होगा गुजरात। गुजरात में सबसे ज़्यादा मूंगफली का उत्पादन होता है और गुजरात का कैपिटल यानी कि राजधानी कौन सा है? तो गांधीनगर है। गवर्नर कौन है वहाँ के? तो आचार्य देवव्रत जी हैं और मुख्यमंत्री तो विजय रूपानी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस ताप पर कोई द्रव्य ऊष्मा प्रकार वाष्प में बदलता है उसे क्या कहते हैं? व्हाट इज द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड कन्वर्ट्स हीट इनटू वेपर? ऑप्शंस है गलनांक, द्रवनांक, क्वथनांक या फिर इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं उसको। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई कहानी कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरी इज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर? ऑप्शंस है अनटू द लास्ट, अल ब्लाग, आकाश या फिर काबुली वाला। सही उत्तर होगा काबुली वाला। ये रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा इन 4 ऑप्शनों में से लिखी गई कहानी है। और काबुली वाला का शाब्दिक अर्थ क्या है? काबुली यानी कि आदमी, काबुली आदमी यानी कि काबुल से फ्रूट सेलर के रूप में इसको जानते हैं। और ये कब लिखी गई थी काबुली वाला? तो ये 1892 में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई थी और ये एक बंगाली लघु कहानी है। यह कहानी एक पठान व्यापारी की है। कहाँ का व्यापारी था? तो काबुल का। तो ये कहानी काबुल का एक पठान व्यापारी की है जो कि कोलकाता में आया था और उसी के ऊपर ये कहानी लिखी गई है काबुली वाला। अगला क्वेश्चन है, किस शहर के नाम का अर्थ भगवान अनंत का शहर है? विच सिटी नेम्स मीन्स द टाउन ऑफ लॉर्ड अनंत? ऑप्शंस है कटक, तिरुचिरापल्ली, विशाखापट्टनम या फिर तिरुवनंतपुरम। सही उत्तर होगा तिरुवनंतपुरम। ये केरला में है तिरुवनंतपुरम। और तिरुवनंतपुरम का अर्थ क्या है? भगवान अनंत का शहर। लोकप्रिय देवता पद्मभस्वामी का मंदिर। तिरुवनंतपुरम आमतौर पर अपने पूर्व के नाम यानी कि त्रिवेंद्रम से जाना जाता है जो कि केरल की राजधानी है।
और इस शहर को आधिकारिक तौर पर 1991 तक त्रिवेंद्रम कहा जाता था। तिरुवनंतपुरम को 1991 तक त्रिवेंद्रम कहा जाता था। और आज का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद आप सभी के लिए अभ्यास प्रश्न। पिछला जो क्वेश्चन था केरल वाला, आप लोग कमेंट सेक्शन में कृपया ये बताएं कि केरल के मुख्यमंत्री कौन है और राज्यपाल कौन है। हमने नहीं बताया क्योंकि वो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। अंतिम प्रश्न को देखते हैं, फिर अभ्यास प्रश्न देखेंगे जो कि आपको उसको भी कमेंट सेक्शन में बताना होता है रोज़ाना की तरह। अंतिम प्रश्न है, कौन भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाते हैं? हु इज़ नोन एज इंडियन बिस्मार्क? ऑप्शंस है राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस या फिर बाल गंगाधर तिलक। सही उत्तर होगा वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है भारत के। वल्लभ भाई पटेल एक भारतीय बैरिस्टर और राजनेता थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं में से एक थे और भारतीय गणराज्य के संस्थापक पिता यानी कि फादर में से एक थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी थे। उसके साथ साथ ये पहले होम मिनिस्टर भी थे, गृह मंत्री भी थे। आप लोग कमेंट सेक्शन में एक और क्वेश्चन बताइएगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल किस राज्य में जन्म लिए थे, ये बताइएगा आप लोग। अब चलते हैं आज के अभ्यास प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? हाउ मैनी मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा कैन ए प्रेसिडेंट नॉमिनेट इन इंडिया? ऑप्शंस है 2, 10, 12 या फिर 6। आप इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसका उत्तर हम आपको अगले क्लास में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है और आप लोग ब्लॉग से भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पर बहुत सारे कंटेंट प्रोवाइड किए जाते हैं। इंग्लिश का हर एक चीज़ का कंटेंट वहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। इंग्लिश का पैसेज जो कि आपको ग्रामर का पैसेज वहाँ पर स्टोरी फॉर्म में दिया जाता है ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो सके। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर वहाँ पर जुड़े और रोज़ाना प्रैक्टिस किया करें। ब्लॉग का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो आप लोग वहाँ से जुड़ जाएं। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।